तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेज में। तो बच्चों ये हमारा पार्ट सेकेंड बुक का पहले यूनिट का पहला अभ्यास होने वाला है, गोलीय दर्पण, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। इस अभ्यास से बच्चों जो आपका यह अभ्यास होने वाला है गोलीय दर्पण, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, इस अभ्यास में आपका यह जो भाग है गोलीय दर्पण और यह जो भाग है प्रकाश का परावर्तन, यह दो भाग बच्चों आपके सिलेबस से 30% में रिड्यूस हो चुका है। यानी इस अभ्यास में हमको केवल पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। यानी हमें क्या पढ़ना है बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन। यानी पहला अभ्यास काफ़ी बड़ा भी था और चूंकि इन चीज़ों को इसलिए निकाला गया है क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि आप कक्षा 10 में गोलीय दर्पण के बारे में अच्छे से पढ़ लिए हैं, प्रकाश के परावर्तन के बारे में भी पढ़ लिए हैं, प्रकाश का अपवर्तन भी पढ़े हैं। बेसिकली यहाँ इसलिए इस चैप्टर को रखा गया है क्योंकि जैसे ही आप अभ्यास 2 में इंटर करेंगे तो वहाँ पे जो भी लाइट से रिलेटेड बातें होंगी वहाँ सभी जगहों पर अपवर्तन का ही चर्चा किया जाएगा। इस वजह से इस अभ्यास को रख के आपका रिवाइज करने के लिए इस चीज़ को रखा गया है। बच्चों आइए शुरू करते हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। ये जो आपका यूनिट ऑप्टिक्स होने वाला है प्रकाश की, इस पूरे यूनिट में हम लोग 2 तरह के पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। एक आपका होगा रे ऑप्टिक्स और एक आपका होने वाला है बच्चों वेव ऑप्टिक्स, यानी किरण प्रकाश की, और दूसरा भाग होने वाला इसका तरंग प्रकाश की, तरंग प्रकाश की। यानी मिला जुला के देखा जाए बच्चों यह जो आपका वेव ऑप्टिक्स, यानी यह जो आपका यूनिट है ऑप्टिक्स, यह काफ़ी बड़ा अभ्यास है। इसमें आपके टोटल कई सारे 9-10 अभ्यास अगर ओवरऑल मिला के देखा जाए तो देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपके रे ऑप्टिक्स को और वेव ऑप्टिक्स को दोनों को मिलाकर इस इकाई को बनाया गया है प्रकाशिकी को। तो इस इकाई का पहला अभ्यास बच्चों आपका होने वाला है क्या? गोलीय दर्पण, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। यह पूरा एक ही अभ्यास है जिसमें यह 2 चीज़ें आपके 30% में रिड्यूस करने के बाद आपको पढ़ना है केवल क्या? प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले अभ्यास पे और देखते हैं क्या है पहला हेडिंग। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे पहला ही पॉइंट क्या कह रहा है क्या बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में इंटर करता है, जैसे अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर हम अगर एक ग्लास में जल भर दें और लाइट उधर से कहीं इस जल में प्रवेश करे, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करे? प्रवेश करे, तो उस कंडीशन में लाइट के साथ कुछ घटना घटती है। उसी घटना को, उन्हीं इंसिडेंट को कहा जाता है क्या? प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है बच्चों? ध्यान से समझेंगे। कह रहा है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, कहाँ से बच्चों? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है या जाता है तो क्या होता है? जाने पर, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग जो है और इसकी जो दिशा है, यानी इसका वेग और दिशा दोनों क्या होता है? बदल जाता है। यानी प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश किरण अपने मार्ग से क्या होता है बच्चों? विचलित हो जाता है। इसी घटना को कहा जाता है क्या? प्रकाश का अपवर्तन। इसी घटना को क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई होप इस पॉइंट को आप समझे होंगे। फिर से समझेंगे क्या है प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर इसका वेग तथा दिशा बदल जाती है, यानी वेग भी बदल जाता है और दिशा भी बदल जाता है। प्रकाश किरण के अपने मार्ग, यानी जब वो उसका वेग और दिशा बदलेगा तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा। यानी अपने मार्ग से प्रकाश किरण विचलित हो जाता है। इसी घटना को कहा जाता है क्या बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक प्रश्न यहाँ से बहुत ही अच्छी तरीके से पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जो अपरिवर्तित रहती है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है? तो यहाँ इस चीज को लिखा गया है बच्चों, ध्यान देंगे।
जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इस कंडीशन में जो उस प्रकाश किरण की आवृत्ति होती है यानी जो फ्रीक्वेंसी होती है वह नहीं बदलती है, यानी आवृत्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी जब कोई प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण क्या करता है, प्रवेश करता है, यानी दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण की आवृत्ति नहीं बदलती है। यानी जैसे अगर हम बात करें यहाँ फिगर में देखा जाए तो अगर प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रहा है, माध्यम 1 से कहाँ जा रहा है बच्चों, माध्यम 2 में, तो यहाँ पर यह अपने मार्ग से विचलित होगा। अपने मार्ग से विचलित होने का मतलब क्या है, इसकी वेग और दिशा दोनों बदलेगी, लेकिन एक भौतिक राशि है जो बदलेगी नहीं, वह कौन सी होने वाली है, आवृत्ति होने वाली है। यानी आवृत्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस फिगर को थोड़ा सा समझते हैं और देखते हैं क्या है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। अगर हम इस फिगर पे बात करें तो बच्चों यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक सतह लिया गया है। इस फिगर में यहाँ पे एक सतह है हमारे पास x y, और इसके ऊपर हमारा है पहला माध्यम और इसके नीचे हमारा दूसरा माध्यम, कुछ भी ले सकते हैं। जब प्रकाश किरण अपने मार्ग से चला, यानी पहले माध्यम से जब प्रकाश किरण आगे बढ़ा, तो आप देख रहे हैं इसको जाना चाहिए था कुछ इस प्रकार से, लेकिन वह क्या हुआ, इस प्रकार से न जाके अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या हो गया, विचलित हो गया और कुछ इस तरह से वह आगे बढ़ा। यानी जाना चाहिए था उसको कुछ इस प्रकार से, लेकिन वह गया कैसे, इस तरह से। यानी यह जो मार्ग था उसका इस मार्ग से विचलित होकर वह दूसरे मार्ग पे चला गया। इस कंडीशन में यह चीज़ तो हमें स्पष्ट है सर जी, अपने मार्ग से विचलित हुआ है, लेकिन साथ में एक चीज़ और भी परिवर्तित हुआ होगा, इसका वेग। क्या बदलेगा बच्चों, इसका वेग, यानी इसका पथ और वेग दोनों चेंज हो गया। यही जो घटना है प्रकाश का, प्रकाश के अपने मार्ग से विचलित होने की यही जो घटना है, इसके वेग में जो परिवर्तन है, इसी को क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें नोट करने वाली बातें होती हैं, क्या ध्यान से समझेंगे बच्चों। जब प्रकाश किरण अपने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो वह देख रहे हैं सर जी, वह अपने मार्ग से विचलित हो रहा है। इतनी चीजें समझ में आ रही है सर जी, अपने मार्ग से प्रकाश किरण क्या हो रहा है, विचलित हो रहा है। लेकिन यह विचलित होके नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, यह कैसे जान पाएंगे, तो इसके लिए कुछ पॉइंट याद रखेंगे। यानी जब प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश करेगा, जब प्रकाश किरण सघन से कहाँ प्रवेश करेगा बच्चों, विरल माध्यम, यानी सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो यह जो नॉर्मल है इसका, यह जो नॉर्मल जहाँ पे आपतित किरण आई है और जहाँ से अपवर्तित हुई है, इस नॉर्मल की ओर आएंगे। यानी प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, यानी सघन से विरल में जाएगा, तो वह प्रकाश किरण कहाँ आएगा बच्चों, अभिलंब की तरफ आकर झुकेगा, यानी अभिलंब की तरफ आकर झुकेगा। तो पथ तो पता चल गया सर जी, अभिलंब की ओर झुकेगा जब सघन से विरल में जाएगा। सॉरी, जब प्रकाश किरण माध्यम एक से दूसरे माध्यम में जाएगा तो इस कंडीशन में उसका जो पथ होगा वह विचलित होगा, लेकिन किस प्रकार से विचलित होगा इस चीज को ध्यान से समझेंगे। इसके लिए 2 पॉइंट नोटिस करेंगे। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगा, सघन से कहाँ जाएगा, विरल में जाएगा, तो इस कंडीशन में वह अभिलंब से दूर हटेगा। इस कंडीशन में अभिलंब से कहाँ हटेगा बच्चों, अभिलंब से दूर हटेगा। यानी इस कंडीशन में अभिलंब से दूर हटेगा जब प्रकाश किरण सघन से कहाँ जाएगा, विरल में। दूसरा चीज, इसका वेग पे क्या परिवर्तन आएगा, तो इसकी वेग जो होगी बच्चों वह बढ़ जाएगी, यानी वेग जो होगा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यह 2 चीजें हमें समझ में आई कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगा तो वह अपने मार्ग से विचलित होगा। कैसे विचलित होगा, तो यह जो नॉर्मल दिख रहा है जिस पर प्रकाश किरण आपतित होकर अपवर्तित हुआ है, इस नॉर्मल की ओर आके इस नॉर्मल से दूर चला जाएगा, विलंब से दूर। दूसरा चीज, इसका वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरे पॉइंट की बात करें अगर बच्चों, अगर यही विरल से सघन में आता है, विरल से कहाँ आता है, सघन में आता है, तो इस कंडीशन में जो अभिलंब से यह होगा, अभिलंब की ओर आके झुक जाएगा, अभिलंब की ओर आके। यानी जब प्रकाश किरण विरल से कहाँ जाएगा, सघन में जाएगा, तो अभिलंब की ओर आके झुक जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या बच्चों, इसका वेग घट जाएगा। इसका वेग क्या हो जाएगा,
घट जाएगा। यानी यह 2 पॉइंट याद रखेंगे प्रकाश के अपवर्तन में। आई होप इतनी पॉइंट समझ में आई होंगी। तीसरा पॉइंट याद क्या रखेंगे कि इसकी जो आवृत्ति है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी आवृत्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आवृत्ति नहीं बदलेगी। क्लियर है? यानी जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी मार्ग और वेग, यानी उसके मार्ग की दिशा और वेग दोनों बदल जाते हैं, अर्थात वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसी घटना को कह देते हैं बच्चों प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में कैसे वह अपने मार्ग से विचलित होगा, कैसे उसका वेग बदलेगा, तो इन 2 चीज को याद रखेंगे। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगा तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगा, यानी उसका पथ कुछ इस प्रकार से विचलित होगा और उसकी जो वेग होगी वह बढ़ जाएगी। उसकी जो वेग होगी क्या होगी बच्चों? बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर यही विरल से कहाँ जाता है? सघन में जाता है, यानी विरल से जाता है सघन में, तो इस कंडीशन में यह अभिलंब की ओर आएगा और उसका वेग क्या होगा बच्चों? घट जाएगा। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे कि आवृत्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आई होप यह पॉइंट समझे होंगे। प्रश्न यह इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो आवृत्ति जो है वह आपकी अपरिवर्तित रहती है। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? याद रखेंगे अपवर्तन के लिए प्रकाश किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना होता है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। तो अगर हम अगले पॉइंट पर चलें तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों? प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण, यानी कुछ उदाहरण इसके देख सकते हैं। यानी जो प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, इन एग्जाम्पल को आप अपने घर पे स्वयं कभी कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। कह रहा पानी में किसी वस्तु को डालने पर उसका मुड़ा हुआ प्रतीत होना। कैसे से बच्चों? ध्यान से समझना। अगर मान लीजिए इस तरह से हमारे पास कोई बॉक्स है या कोई पास है जिसमें द्रव क्या है? भरा हुआ इस प्रकार से, और हम इसमें मान ले रहे हैं इस तरह से कुछ चीज़ें रख रहे हैं। तो जब इसमें हम कुछ चीज़ें रखेंगे तो क्या देखेंगे कि यहाँ तक तो हमें सीधा दिखाई देगा, लेकिन इसके बाद यह भाग थोड़ा सा हमें मुड़ा हुआ दिखाई देता है। यानी वस्तु को यहाँ रखने पर यह भाग थोड़ा हमें क्या होता है? मुड़ा हुआ दिखाई देता है। इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली आप घर पे करके देख सकते हैं। यानी जब किसी वस्तु को हम द्रव में डालते हैं तो वह वस्तु क्या होता है? हमें कुछ तिरछा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। इसका क्या रीजन है बच्चों? तो प्रकाश का अपवर्तन। इसका क्या रीजन है? प्रकाश का अपवर्तन। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो कहा जा रहा है द्रव में गिरी हुई किसी वस्तु का उसकी वास्तविक गहराई से थोड़ा उभरा दिखाई देना। कैसे सर जी? जैसे मान लीजिए यही द्रव भरा हुआ है, अगर हम इसको सिक्के को यहाँ रख रहे हैं और एक व्यक्ति को कह रहे हैं, अगर मान लीजिए यह ब्लॉक खाली है और एक सिक्के को यहाँ रख दिए और एक व्यक्ति को कह दें यहाँ से देखो, और इसको अगर यह सिक्का नहीं दिखाई दे रहा है और अगर आप इसमें जल भर दिए तो यह तल आपको थोड़ा उभरा हुआ दिखाई देगा, यानी सिक्का कुछ ऊपर दिखाई देगा, और व्यक्ति उतनी ही दूरी से अगर देखेगा तो यह सिक्का उसको आराम से दिखाई देगा। ये भी किसके वजह से होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आई होप दोनों एग्जाम्पल आप समझ पाए होंगे। दोनों एग्जाम्पल घर पे आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं। अगर आगे बढ़ें तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों? प्रकाश के अपवर्तन के नियम। यानी हमने प्रकाश का अपवर्तन जाना कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। अब क्या है प्रकाश के अपवर्तन के नियम में अगर हम देखें तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम को अगर नोटिस किया जाए तो यह क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के नियम में अगर नोटिस किया जाए तो जिस तरह से आपने कक्षा 10 में प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, परावर्तन के नियम पढ़े थे, उसी तरह से बिल्कुल प्रकाश का अपवर्तन है, अपवर्तन का नियम है। अगर इस चीज़ को देखा जाए तो बच्चों अपवर्तन के टोटल 2 नियम हैं। वैसे 3 हैं लेकिन 2 मेन है, इसलिए 2 का ही जिक्र किया जाता है। 2 नियम ही मान लो। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2। पहला नियम क्या है बच्चों? तो पहला नियम कह रहा है आपतन कोण कीजिए साइन आई तथा अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर। अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर का जो अनुपात होता है वह क्या होता है? नियत होता है। फिर से समझेंगे। आपतन कोण कीजिए साइन आई तथा अपवर्तन कोण कीजिए यानी साइन आर का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है वह क्या होता है? नियत होता है। यानी कह सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर यन। यन एक क्या है? नियतांक है जिसको आप प्रकाश का
माध्यम का अपवर्तनांक कह सकते हैं। किस प्रकार से होता है, तो इस नियम को और भी एक नाम से जानते हैं, क्या है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, जहां आई आपतन कोण तथा आर क्या है, अपवर्तन कोण, और यन जो है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या है, अपवर्तनांक है। यन जो है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। यदि पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 माने और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2, तो आप कह सकते हैं 1n2 बराबर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वह होगा n2/n1। क्या होगा बच्चों, n2/n1। फिर से एक बार सुनेंगे इस पूरे पॉइंट्स को कि प्रकाश का अपवर्तन के नियम क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, कौन कौन है सर जी। तो पहला क्या कह रहा है, आपतन कोण यानी साइन आई का जो ज्या है, यानी आपतन कोण जो आई है, आपतन कोण आई की जो ज्या यानी साइन है, यानी कह सकते हो साइन आई जो है आपतन कोण की ज्या, तथा अपवर्तन कोण जो आर है उसकी ज्या, आर की जो ज्या है यानी साइन आर का जो रेशियो होता है वह क्या होता है, नियत होता है, जो कि माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, या फिर कह सकते हो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं, जहाँ पे देख पा रहे हैं आई क्या है आपका आपतन कोण तथा आर क्या है अपवर्तन कोण, और n क्या है अपवर्तनांक जो कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का है। इसको आप लिख सकते हैं 1n2 बराबर n2/n1। यहाँ कुछ पॉइंट नोटिस किया गया है, यदि आपतित प्रकाश का वेग v हो, यदि आपतित प्रकाश का वेग क्या हो, v हो, तो आप v बराबर याद रख सकते हैं क्या, c/n। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, v बराबर c/n, जहाँ c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। आगे कह रहा है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, जो कि आपका सेकंड नियम है। यानी प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कह रहा है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब दोनों क्या होते हैं, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। यह आपका अपवर्तन का सेकंड लॉ है। क्या कह रहा बच्चों, देख पा रहे होंगे, कह रहा क्या, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इस चीज़ को फिर से समझने के लिए फिगर पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या बताया गया है यहाँ पे, यह आपका आपतित किरण होगा, फिगर को एक बार क्लियर कीजिए। यह क्या होगा, आपतित किरण, और यह क्या होगा, अपवर्तित किरण, और यह क्या होगा, यह आपका होगा अभिलंब, जिसको आपने लंब लिखा नॉर्मल। ठीक है, यह तीनों आपतित किरण, अभिलंब, अपवर्तित किरण, यह तीनों क्या है बच्चों, एक ही तल पर हैं, किस पर, x और y पर। इस चीज़ को देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इसको बच्चों हम लोग कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण यानी I। और यहाँ जो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है, इसको आप कहते हैं अपवर्तन कोण R, अपवर्तन कोण R। यही आपका अपवर्तन का नियम है। पहला नियम क्या कहा है, आपतन कोण I की ज्या यानी साइन I तथा अपवर्तन कोण R की ज्या साइन R का जो अनुपात है वह नियत होता है, जो कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं। आप याद रख सकते हैं, यदि प्रकाश का चाल v हो तो आप n बराबर याद रखेंगे c/v, सॉरी, यदि प्रकाश का चाल v हो तो आप इसको याद रख सकते हैं v बराबर c/n, जहाँ c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। क्लियर है। सेकंड लॉ यही कहा है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, जो कि x y पर स्थित हैं। आई होप ये सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे, प्रकाश का अपवर्तन समझ पाए होंगे क्या है। तो बढ़ते हैं आगे, अगले पॉइंट की ओर देखते हैं क्या है हमारा। तो अगला पॉइंट होने वाला है क्रांतिक कोण। क्या है बच्चों, क्रांतिक कोण। अब देखते हैं क्रांतिक कोण क्या होता है, नोटिस करिएगा। इसके लिए कुछ फिगर्स पे हम चर्चा करते हैं और उसके बाद समझा जा रहा है कि क्रांतिक कोण क्या। मान ले रहा है एक हमारे पास तल यहाँ पर है, एक तल यहाँ पर है और एक तल यहाँ पर है, तीन तल है जो कि क्या करेंगे, माध्यमों को अलग कर रहे हैं। यह मान ले रहे हैं हमारा पहला माध्यम है जो कि सघन है, मान लीजिए सघन के लिए जल ही मान लीजिए, और एक हमारा यहाँ वायु है, यह दूसरा माध्यम है। यही माध्यम बिल्कुल यहाँ पे भी है, सेम वही चीज़, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, द्रव, और यहाँ क्या, वायु।
अब थोड़ा नोटिस करेंगे बच्चों, अगर हम देखें क्या, यहाँ हम नॉर्मल खींच दें तो क्या नोटिस करेंगे कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित होता है। जिस प्रकाश किरण सघन से कहाँ आएंगे, विरल में आएंगे, तो वह अभिलंब से दूर हटेंगे, यानी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यह आपका आपतन कोण और यह आपका अपवर्तन कोण। अगर हम बात करें यहाँ पे आपतन कोण को हम थोड़ा सा बढ़ाएं, यानी आपतन कोण जो है हमारा, इस कोण को हम थोड़ा सा बढ़ाएं, यानी कुछ इस प्रकार, प्रकाश यहाँ से आ रहा था, अब इसको ऐसे लेकर आए, तो क्या नोटिस करेंगे सर जी, इसको बढ़ाने से अभी और थोड़ा ऊपर जाएगा, इसको नीचे किए तो यह थोड़ा क्या होगा, ऊपर जाएगा। यानी यह प्रकाश किरण अब हमारा, यह प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से इस सतह पर जाएंगे, यानी इस कंडीशन में आपतन कोण आई था, या क्या था, अपवर्तन कोण आई। अब यह आपतन कोण आई जो है वह आपतन कोण आई न होके आपका हो जाएगा क्रांतिक कोण IC, या फिर कह सकते हैं इसको C। क्यों सर जी, क्योंकि इस कंडीशन में आपका जो अपवर्तन कोण है वह अपवर्तन कोण हो गया कितना अंश, 90 अंश। ध्यान से सुनना बातों को, मतलब क्या, यदि आपतन कोण के किसी वैल्यू के लिए, यानी आपतन कोण यहाँ पे कुछ रहा होगा, इसको हम बढ़ाएं तो यहाँ कुछ और हुआ होगा। आपतन कोण के किसी एक फिक्स वैल्यू पर, एक निश्चित मान पर यदि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, फिर से सुनेंगे, आपतन कोण का वह निश्चित मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 अंश हो जाए, तो इसी निश्चित मान को, इसी निश्चित कोण को, जो आपतन कोण है, उसी निश्चित कोण को कहते हैं क्या, क्रांतिक कोण। इसको नहीं कहेंगे, यह जिस मान पर अपवर्तन कोण 90 अंश हुआ है, यानी जिस निश्चित कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हुआ है, आपतन कोण का वह मान, या आपतन कोण का वह निश्चित मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 अंश, इसी कोण को हम क्या कह देंगे, क्रांतिक कोण C, या फिर क्या, IC। आई होप इस पॉइंट को समझे होंगे। यानी अब कहेंगे सर ये तीसरा फिगर क्यों बनाया गया, अगर हम आपसे कहें इस एंगल को, यानी क्रांतिक कोण को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, यानी अगर हम क्रांतिक कोण को थोड़ा सा बढ़ा दें, यानी कुछ अब इधर से लेते आए, कहेंगे सर जी लगभग उतना है ना, इतनी सा ज़्यादा है। अगर उस कोण को थोड़ा सा बढ़ा दें तो अब यह उसी माध्यम में चला जाएगा जिस माध्यम से आया था, बिल्कुल। तो इस कंडीशन में जो है आपका घटना घटा, यानी यदि हम आपतन कोण का मान, यदि हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा बढ़ा दें, यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा क्या कर दें, बढ़ा दें, तो प्रकाश पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से वह आया था। तो इस घटना को बच्चों कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों बताया गया, अभी जस्ट आगे आ रहा है, परेशान न होइए। इस घटना को क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण क्या है तो ध्यान से समझेंगे, आपतन कोण का वह निश्चित मान, आपतन कोण का वह निश्चित मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, क्रांतिक कोण कहलाता है। वही जो आपतन कोण का मान था वही क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण। यानी अब इसको हम लिख सकते हैं IC, या फिर क्या लिख सकते हैं, C। आई होप समझे होंगे। डेफिनेशन लिख लेंगे, एक बार फिर से सुनिएगा। आपतन कोण का वह निश्चित मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसको C या IC से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े। इस पॉइंट में क्या बताया गया, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो पूर्ण प्रकाश पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से आया है। प्रकाश के इस घटना को कहते हैं बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं अगला पॉइंट क्या होने वाला है हमारा। तो अगला पॉइंट देख पा रहे होंगे, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध है। इस संबंध को ध्यान से समझेंगे क्योंकि यह रिलेशन कभी कभी कह लेता है प्रूव कीजिए, या फिर डायरेक्ट इस पे प्रश्न पूछ लेता है। तो क्या रिलेशन है इस चीज़ को समझते हैं ध्यान से, और क्या है इस पॉइंट पे चर्चा करते हैं। देख पा रहे हैं क्या रहा, क्रांतिक कोण यानी जो आपने C अभी को पढ़ा, और अपवर्तनांक यानी N जो आपने पढ़ा, इन दोनों में रिलेशन देखना है।
क्या रिलेशन है, ध्यान से समझेंगे। कहा जा रहा है क्या, यदि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब जो हमारा यह है, हमारा पहला माध्यम था यहाँ पे जो कि जल है, और यहाँ नीचे हमारा दूसरा माध्यम था जो कि क्या है, वायु है। यदि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो बच्चों, n2 हो। यदि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो, n2 हो, और पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो, n1 हो, तो उस कंडीशन में दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वह क्या होगा, 2n1। वहाँ पे आपने एक पॉइंट लिखा 1n2, जिसका मतलब लिखा है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर हम कहें दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का, तो आप ऐसे लिख देंगे 2n1। तो यही चीज़ें कही जा रही हैं, यदि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 और पहले का n1 हो, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा, 2n1। जहाँ पे 1 क्या है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक है, तथा 2 क्या है, दूसरे माध्यम को दर्शाता है। और n1 यानी आप अगर n1 कह देंगे तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक, और n2 मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर हम बात करें स्नेल के नियम के अनुसार, तो सेकंड लॉ जो प्रकाश के अपवर्तन का था, वही हमारा स्नेल का नियम था। वह क्या था, 2n1 बराबर साइन आई अपान साइन आर। कहेंगे सर जी वहाँ तो हम पढ़े हैं 1n2 बराबर साइन आई अपान साइन आर। कहेंगे सर जी हम पढ़े 1n2 बराबर साइन आई अपान साइन आर। अरे यहाँ पे क्या बताया गया है, जो यहाँ पे बताया गया है वह क्या बताया गया है, स्नेल का नियम n बराबर 1 अपान n बराबर साइन आई अपान साइन आर। और जहाँ हमने आपको कहा है n जो है वह क्या है, 1n2 है। तो 1n2 लिखा क्या गया, इस चीज़ को देखो, यहाँ लिखा गया है कि पहले माध्यम के सापेक्ष, यहाँ क्या लिखा गया है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, n2 है। तो यहाँ पे n जो है यह पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। 1n2 क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो आप इसको 1n2 लिखेंगे, लेकिन अगर हम कह दें दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का, तो 2n1 होगा ना। तो अब इस कंडीशन में आप 2n1 बराबर साइन आई अपान साइन आर लिखेंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि यहाँ पे स्नेल के नियम के अनुसार आप कह सकते हैं 2n1 बराबर साइन आई अपान साइन आर। चूँकि हमने पढ़ा है क्या, क्रांतिक कोण के कंडीशन में, अगर हम क्रांतिक कोण की परिभाषा से बात करें, तो क्रांतिक कोण के अनुसार हमने पढ़ा है क्या, क्रांतिक कोण की परिभाषा से इन चीज़ों पे, तो आप क्रांतिक कोण की परिभाषा से आपतन कोण का जो मान है वह क्रांतिक कोण के बराबर हो गया है। आपतन कोण का मान किसके बराबर हो गया है, क्रांतिक कोण के। यानी यही जो आई था वह बदल गया है किसमें, सी में, या फिर किसमें, आई सी में। कौन, यह जो आपतन कोण था। और जो अपवर्तन कोण था वह किस में बदल गया है, 90 अंश में, क्रांतिक कोण के कंडीशन में। तो यहाँ से आप कह सकते हैं आई बराबर सी और आर बराबर कितना, 90 अंश। इन दोनों वैल्यू को यहाँ जब रखेंगे तो 2n1 बराबर साइन सी, आई की जगह क्या हो जाएगा सी, और आर की जगह पे 90 अंश। तो यह चीज़ मिलेगा, और साइन 90 अंश का मान होता है 1। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 2n1 बराबर साइन सी। क्लियर है। अगर यहाँ से हम इसका उल्टा करें, यानी 1n2 लिखें, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, यानी 1 अपान साइन सी हो जाएंगे, 1 अपान साइन सी। यही जो रिलेशन है, यही हमारा रिलेशन है अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में। क्या, 1n2 बराबर 1 अपान साइन सी, जहाँ 1n2 क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। एक बार फिर से सारे पॉइंट्स को समझेंगे, बारी बारी से क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, ध्यान दीजिएगा। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले मान लिया कि जो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक है वह 2n1 है। आप पहले के सापेक्ष दूसरा भी मान सकते हैं। क्यों दूसरे के सापेक्ष पहले को देखा गया है, क्योंकि प्रकाश किरण एक माध्यम से कहाँ जा रहा है, दूसरे माध्यम में। तो इस वजह से दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या माने हैं, 2n1, जहाँ 1 बता रहा है पहले माध्यम को और 2 बता रहा है दूसरे माध्यम को। तब स्नेल के नियम के अनुसार आप कह सकते हैं 2n1 बराबर साइन आई अपान साइन आर। क्लियर है। अब हम अगर बात करें क्रांतिक कोण के अनुसार, तो क्रांतिक कोण के अनुसार हमने पढ़ा है कि जो आपतन कोण है वह क्रांतिक कोण में बदल जा रहा है, और जो अपवर्तन कोण है वह कितने अंश का हो जा रहा है,
90 अंश का। यानी हम कह सकते हैं कि I बदल जा रहे हैं C में और R बदल जा रहे हैं कितने में, 90 अंश में। इन दोनों वैल्यू को जब यहाँ आप रखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 2n1 बराबर साइन I की जगह C और R की जगह कितना, 90 अंश, यानी साइन C अपान 90 अंश, साइन 90 अंश। तो इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा साइन 90 अंश का। तो क्या मिलेगा, 2n1 बराबर साइन C। आप इसी को लिखे हैं क्या, 2n1 बराबर साइन C को 1n2 बराबर 1 अपान साइन C, यानी 1n2 बराबर 1 अपान साइन C। यही आपका संबंध है यही आपका संबंध है क्रांति कोण और अपवर्तनांक में। अपवर्तनांक क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर यही हमारा वायु के लिए बात करता है, यानी पहला माध्यम कुछ और हो दूसरा वायु हो, तो इसी रिलेशन को आप याद रख सकते हैं, n बराबर 1 अपान साइन C। क्लियर है बच्चों। यानी वायु में अगर प्रकाश जा रहा हो तो, यानी अगर जल से कांच में, कांच से जल में, या इस प्रकार से माध्यम दिया हो तब तो इसी को अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर कहीं किसी एक माध्यम से वायु में जा रहा है तो डायरेक्ट आप n बराबर 1 अपान साइन C लगा सकते हैं। वहां जो अपवर्तनांक देगा वह है या नहीं होगा। क्लियर है बच्चों। आई होप ये पॉइंट समझ पाए होंगे। तो इस चैप्टर में हमें केवल इतने पॉइंट्स का ही जिक्र करना था, क्योंकि इस चैप्टर से मैक्सिमम चीज़ें निकल गई हैं। क्योंकि गोलीय दर्पण, प्रकाश का परावर्तन, ये सभी चीज़ें निकल गया है, प्रकाश का अपवर्तन ही पढ़ना था। क्या है प्रकाश का अपवर्तन, आई होप इस पॉइंट को समझे होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। और सेकंड पार्ट में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, और उस न्यूमेरिकल को देखने के बाद इस पार्ट को समाप्त करेंगे। वैसे सभी चैप्टर्स के 3 वीडियो बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन जो चैप्टर्स छोटे हैं उसके लिए 2 वीडियो में भी अगर कवर हो जाता है तो उसको कवर कर लिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।